नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा और विशाल देश अपने भविष्य को, अपने डेवलपमेंट को प्लान कैसे करता है? आज हम इसी मजेदार टॉपिक यानी प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को लगता है ना कि ज्योग्राफी बस डेफिनेशन रटने का नाम है, तो आज का यह विश्लेषण सोच बदलने वाला है। हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये असल में लोगों की जिंदगी और हमारे पर्यावरण पर कैसे असर डालते हैं। और हाँ, ये आपको एग्जाम्स में तो पक्का एक एज देगा ही देगा। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये प्लानिंग आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि आज़ादी के बाद से भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदली है। और सबसे मज़ेदार हिस्सा, हम दो असली केस स्टडीज़ को देखेंगे, एक भरमौर की और दूसरी इंदिरा गांधी कनाल की, ये समझने के लिए कि ये योजनाएं ज़मीन पर कितनी सफल रहीं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, ये नियोजन यानी प्लानिंग आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये डेवलपमेंट के लिए अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है। ये एक सोचा समझा प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाला तरीका है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी शब्द है, वो है व्यवस्थित प्रक्रिया, यानी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। प्लानिंग सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा रोड मैप है, सोचने से लेकर उसे बनाने और फिर उसे लागू करने तक। मकसद ये है कि डेवलपमेंट किस्मत के भरोसे ना हो, बल्कि सोचे समझे एफर्ट से हो। अच्छा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये एक क्लासिक एमसीक्यू क्वेश्चन है। प्लानिंग का मतलब क्या है? ये हिट एंड मिस मेथड के बिल्कुल उल्टा है। मतलब तुक्केबाजी और एक प्लान के साथ डेवलपमेंट करने में जो फर्क है, वही प्लानिंग है। अब देखिए, प्लानिंग के दो मेन अप्रोच होते हैं और ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है सेक्टोरल प्लानिंग। मान लीजिए सरकार कहती है, हमें पूरे देश में खेती को बेहतर बनाना है, तो ये एक सेक्टर पर फोकस है। दूसरा है रीजनल प्लानिंग। इसमें सरकार कहती है, देखिए, देश का वो कोना बहुत पिछड़ा हुआ है, हमें खास तौर पर वहीं के लिए स्कूल, सड़कें और सिंचाई पर काम करना है। तो ये एक खास इलाके पर फोकस है। तो ये थ्योरी भारत में प्रैक्टिस में कैसे आई? भारत की प्लानिंग की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। एक ऐसा बदलाव जिसने हमारे विकास की पूरी दिशा ही बदल दी। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। आज़ादी के बाद हमारे पास था प्लानिंग कमीशन, जो दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए योजनाएं बनाता था। मतलब एक टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन 2015 में इसे नीति आयोग से बदल दिया गया। ये महसूस किया गया कि एक वन साइज फिट्स ऑल योजना हर जगह काम नहीं कर सकती है। ये भारत की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में एक नए दौर की शुरुआत थी। और ये एक और बहुत ज़रूरी एमसीक्यू पॉइंट है। नीति आयोग का मेन आइडिया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है, अब दिल्ली अकेले फैसले नहीं लेता। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स एक टीम की तरह मिलकर देश के लिए नीतियां बनाती हैं। ये एक असली पार्टनरशिप है। अब जब देश आगे बढ़ता है, तो अक्सर कुछ इलाके पीछे छूट जाते हैं। यहीं पर काम आता है टारगेट एरिया प्लानिंग। ये एक लेजर फोकस की तरह है, जो उन खास इलाकों पर ध्यान देता है जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। यहाँ कुछ बड़े प्रोग्राम्स हैं जो इस टारगेटेड अप्रोच को दिखाते हैं। ध्यान दीजिए कि हर नाम एक खास ज्योग्राफिकल चैलेंज की तरफ इशारा कर रहा है। सूखे वाले इलाकों के लिए डीपीएपी, ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए एचएडीपी। ये दिखाता है कि प्लानर्स ने यह समझा कि आप राजस्थान के रेगिस्तान और उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए एक ही प्लान नहीं बना सकते। चलिए, डीपीएपी यानी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये सिर्फ पानी की कमी को दूर करने के लिए नहीं था, ये एक 360 डिग्री अप्रोच था। पहला, वहां के लोगों को काम दो। दूसरा, पेड़ लगाकर इकोलॉजी को ठीक करो। और तीसरा, खेती को इतना मजबूत बनाओ कि वो भविष्य में सूखे का सामना कर सके। अब आते हैं हमारी पहली केस स्टडी पर। और ये सिर्फ डेटा की कहानी नहीं है, ये लोगों की कहानी है। हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के भरमौर इलाके में और देखेंगे कि कैसे एक टारगेटेड प्लान ने वहां के गद्दी आदिवासी समुदाय की जिंदगी को सच में बदल दिया। तो इमेजिन कीजिए, हम हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक खूबसूरत लेकिन मुश्किल इलाके में हैं। ये गद्दी जनजाति का घर है जो भेड़ बकरियां चराते हैं। यहां पर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी आईटीडीपी लागू किया गया था। और इसके नतीजे वो सच में कमाल के थे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब प्लानिंग सही जगह पर फोकस करती है तो क्या होता है। लिटरेसी रेट बढ़ा, मतलब बच्चों का भविष्य बेहतर हुआ। सेक्स रेशियो में सुधार हुआ, जो एक हेल्दी समाज की निशानी है। और साफ पानी और बिजली जैसी बेसिक चीजें जब लोगों तक पहुंची, तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई।
और ये इस केस स्टडी का सबसे जरूरी टेक अवे है। एक और एमसीक्यू पॉइंट, इस प्रोजेक्ट का असली मकसद सिर्फ कुछ स्कूल या सड़कें बनाना नहीं था। बड़ा लक्ष्य था उस डेवलपमेंट गैप को भरना जो भरमौर को बाकी हिमाचल प्रदेश से अलग करता था। अब तक हमने बात की डेवलपमेंट की, लेकिन अब एक और जरूरी शब्द जोड़ने का टाइम आ गया है, जिम्मेदार विकास, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आइडिया इस बारे में है कि हम आज की तरक्की ऐसे करें कि वो आने वाले कल को बर्बाद ना कर दे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्लासिक डेफिनेशन है। इसका जो मूल विचार है वो है बैलेंस। इसे ऐसे सोचिए, हम अपने हिस्से का केक खा सकते हैं, लेकिन हमें यह भी पक्का करना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी केक बचा रहे। हम आज की जरूरतें पूरी करें, लेकिन भविष्य की कीमत पर नहीं। और ये बैलेंस बनाए रखने का चैलेंज ही हमें हमारी दूसरी केस स्टडी पर लाता है, इंदिरा गांधी कैनाल। ये कहानी एक तरफ तो हमें तरक्की की जबरदस्त ताकत दिखाती है और दूसरी तरफ ये भी बताती है कि जब हम पर्यावरण को नजरअंदाज करते हैं तो क्या गड़बड़ हो सकती है। ये एक सबक है। ये टेबल एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाती है। एक तरफ कमाल के पॉजिटिव्स हैं, रेगिस्तान हरा हो गया, खेती में क्रांति आ गई, लेकिन दूसरी तरफ एक डार्क साइड भी है, पानी का जमा होना, मिट्टी का खारा हो जाना जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं। और यहां एक और एमसीक्यू हाईलाइट है, इन सभी नेगेटिव असर की जड़ क्या थी? एक शब्द में, ओवर इरिगेशन, यानी जरूरत से ज्यादा सिंचाई। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे किसी भी अच्छी चीज की अति भी बुरी हो सकती है, खासकर जब हम प्रकृति के नाजुक बैलेंस से छेड़छाड़ करते हैं। तो क्या इस नुकसान को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। ये स्लाइड हमें आगे का रास्ता दिखाती है। सॉल्यूशंस में शामिल हैं पानी का और समझदारी से इस्तेमाल करना, ऐसी फसलें उगाना जिन्हें कम पानी चाहिए, और खूब सारे पेड़ लगाना। ये कदम इस इलाके को एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ वापस ले जा सकते हैं। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं, जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी इलाके को आर्थिक रूप से तो मदद करता है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या हम उसे सच में तरक्की कह सकते हैं? यह सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस विश्लेषण से प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच का ये जो जटिल रिश्ता है वो थोड़ा और साफ हुआ होगा। अगर ऐसे ही और विश्लेषण देखने हैं और एमसीक्यूज में महारत हासिल करनी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगले विश्लेषण में हम इसी चैप्टर के पिछले सालों के सवाल हल करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।